जी गुड। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल क्या चीज़ है और व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कंट्रोलिंग। हमने हमेशा POLC के अंदर भी वर्ड कंट्रोल का पढ़ा था, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शायद पहले या दूसरे लेक्चर का पार्ट होगा या मे बी थर्ड वन, बट फर्स्ट 3 लेक्चर्स का ही पार्ट होता है यूजुअली ये। सो इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वी डिड POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है जी। उसके बाद उस कंट्रोलिंग के अंदर हमने पढ़ा था दैट मॉनिटरिंग इज ऑल्सो अ फेज। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, देखना कि क्या जो एक्चुअल हमने प्लान किया है, जो यानी हमारा प्लान है, हम एक्चुअल में उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डिविएशन है, डिविएशन का मतलब है फ़र्क है डिज़ायर्ड काम करने में और जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, उन दोनों कामों में अगर किसी किस्म का कोई फ़र्क है, डिविएशन है, तो कंट्रोलिंग के अंदर हम करते ये हैं कि उस डिविएशन को रिड्यूस या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोलिंग का बेसिकली पर्पस होता ये है कि हम कंट्रोल का ऑप्शन रखते क्यों हैं। हम कंट्रोल का ऑप्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना जो है ना, वो मेन पर्पस होता है। वट एवर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, जिसके लिए भी आपकी टीम या डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म किया गया है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ना अचीव करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पर्पस होता है कंट्रोल का। कंट्रोल के बगैर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकॉम्प्लिश करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही है? चलिए ना, इसको there is one more student on the other window. All right, HP. Okay, HP. Anyways, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने पहले भी देखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी पार्ट है कंट्रोलिंग, और वैसे भी कंट्रोलिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कंट्रोलिंग नहीं रखी तो हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने एज द फाइनल लिंक इन द मैनेजमेंट फंक्शन, हम अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही स्टार्ट किया था कंट्रोलिंग की हेडिंग से कि ये एक फाइनल स्टेप होता है इवन इन द मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर, जहाँ पर प्लानिंग जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन प्लानिंग से कंट्रोल का क्या रिलेशनशिप है, ये इस लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कंट्रोल लेट मैनेजर्स नो वेदर देयर गोल्स एंड प्लान्स आर ऑन टारगेट एंड व्हाट फ्यूचर एक्शंस टू टेक। यानी किसी भी मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग की वजह से ये पता चलता है कि जो भी हमारा गोल है, उस गोल को जहन में रखते हुए हमने जो भी प्लानिंग की है, हम अपने प्लान के ऊपर काम भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और फ्यूचर में हमारे क्या एक्शन प्लान्स होने चाहिए, ये विदाउट कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर को पता चलना। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज का मतलब हो जाता है, एम्पावरिंग का मतलब हो जाता है देन यू गिव employees a bit of decision making power, as well as you tell them everything, you inform them, you update them about their feedback on their performance. Control system provide managers with information and feedback on employee performance. अब मैनेजर को तो पता चल रहा है कि एक एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैनेजर ने उसको थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग के इख्तियारात दिए हुए थे, तो मैनेजर को ये एम्प्लॉय को भी बताना चाहिए कि उसने कहाँ पे कौन सा डिसीजन गलत लिया है या सही लिया है। तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड उसको भी फीडबैक देना मैनेजर के लिए ज़रूरी है। मैनेजर के पास तो कंट्रोल के सिस्टम से एक अप्रेजल क्रिएट हो ही रहा है, एक एम्प्लॉय का जो है वो क्रिएट हो रहा है
थ्रू सिस्टम कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, बट ये मैनेजर को चाहिए कि वो उसके साथ भी, एम्प्लॉय के साथ भी शेयर करे, क्योंकि मैनेजर ने एम्पावरमेंट का, ये एम्पावरिंग का मतलब होता है कि किसी भी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को इख्तियारात दिए हैं एक हद तक डिसीजंस लेने के। तो जहां पर मैनेजर ने, जहां पर भी उसके एम्प्लॉय ने गलत डिसीजन लिया है, तो मैनेजर का ये फर्ज बनता है कि उसको जाके बताएं कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा, while he will be taking the decision इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि गलत डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी ना जाए। अच्छा, प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। अब बेसिकली हमें कंट्रोल रखना क्यों पड़ता है? कंट्रोल रखने की वजह ये होती है, एक तो गोल अचीव हो जाए। अब गोल अचीव होना कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो भी वर्क प्लेस के अंदर फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, क्यूबिकल्स हैं, मशीनरीज हैं, लैपटॉप्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जो भी मतलब प्रोसेस है, वो उसको हम ये करें कि वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का गलत जो है वो डिसरप्शन या हैकिंग या चोरी, किसी भी किस्म की कोई ऐसा हमारे प्रोसेस के अंदर हर्डल ना आए, बैरियर ना आए, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें अपने वर्क प्लेस को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो आपने देखा होगा कि हर जगह गार्ड्स मौजूद होते हैं, कैमराज मौजूद होते हैं, जस्ट टू कीप एन आई, टू कीप अ मॉनिटर, कि कहीं पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो रॉन्ग ना हो रही हो। ठीक है, आपने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कंट्रोलिंग देखें बेसिकली पार्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, जहां पर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की बात की थी। प्लानिंग टू सेट गोल्स, टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, टू सेट टास्क। ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज organization of ordering of personnel, that is employees, and raw material structure. Then leading means that आपको डायरेक्शन दी जा रही है, आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि थ्रू कम्युनिकेशन कि किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है या ग्रुप के बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है या बिल्कुल सही जा रहा है, वट एवर द थिंग इज, तो यू आर बीइंग told about it, and this actually motivates you, helps you, directs you, gives you guidelines. फिर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली हमने एक एक्शन ले रहे होते हैं और फिर हम डिविएशन को नोट कर रहे होते हैं। अगर डिविएशन हो रही है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस डिविएशन के लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। सो वी मेजर इट, वी ट्राई फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कंट्रोलिंग। कंट्रोल का पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले मेजर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हकीकत में हम काम कर रहे हैं उसको मेजर करो कि किस तरीके से काम हो रहा है, कितना % काम हो गया, हमें कहाँ पर अचीव होना था। देखें ये जो पिक्चर है इसके ऊपर देखें किस मंथ के अंदर हमारा ग्राफ जो है वो पीक पे जा रहा है, कहाँ पर हम लो में आ रहे हैं। अगर हम लो में आ रहे हैं तो व्हाट वर द रीजंस, क्या करेक्टिव मेजर्स लिया गया है, कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। दिस इज व्हाट वी कॉल मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टेप 2, अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड जो कि हमने सेट किए होते हैं उससे कंपेयर करेंगे कि हमारा डेविएशन कितना % का है। 5 to 10%, 15% तक हम इग्नोर कर देते हैं, बट उससे ज़्यादा होता है, सो वी नीड टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स। और यही बात स्टेप नंबर 3 के अंदर लिखी हुई है कि एक्शन लेना पड़ता है जहाँ पर डिविएशन होता है, इनएडिकेटनेस होती है, तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कुछ करेक्शंस, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। सबसे पहले मेजर, देन कंपैरिजन, देन करेक्शन। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, जिसको यहाँ पे डायग्राम से बनाया हुआ है। एंड दैट इज हाउ ओनली इट इज पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द मैनेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड goals of any organization or any department or any division. ठीक है, even individual. So these are the 3 steps. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो।
Alright, good. अच्छा, अब जो स्टेप हमने बोला मेजरिंग वाला, अब मेजर क्या क्या चीजें करनी होती हैं। देखिए, मेजर के अंदर सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ से, हाउ वी आर जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, ओरल रिपोर्ट है, रिटन रिपोर्ट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल का क्राइटेरिया देखते हैं, किस चीज को कंट्रोल करना है। एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना है, बजट को कंट्रोल करना है। एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना है तो उनका टर्नओवर रेशो, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो छुट्टियां ज्यादा कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन टर्म्स को हम कंट्रोल करेंगे। तो इनकी हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेटेड किया जा सकता है, एक डिससेटिस्फाइड बंदे को सेटिस्फाइड कैसे किया जा सकता है, उसको क्या पैरामीटर्स हैं, उसको बिहेवियर उसके मैनेजर का अच्छा नहीं है उसके साथ, उसको मार्केट कंपैरेटिव पैकेज नहीं मिल रहा, सैलरी टाइम पे नहीं है, काम ज्यादा है, व्हाटएवर द रीजंस आर। बजट को कंट्रोल करना है तो कॉस्ट क्या है, आउटपुट क्या है, सेल्स कितनी हो रही है, टारगेट्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दीज आर हाउ वी डू इट। कॉमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, हमने अभी यहाँ पर देखा इस वाली स्लाइड के अंदर कि ये चारों फैक्टर्स जो है बेटा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट और रिटन रिपोर्ट आर दी सोर्सेस। अब इन सोर्सेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दीज पॉइंट्स। पहले सारे एडवांटेजेस पढ़ लो, फिर सारे डिसएडवांटेजेस पढ़ो। किसी भी एक पॉइंट में किसी को क्वेश्चन आता है तो आस्क मी नाउ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, पहले एडवांटेजेस सारे पढ़ लें इन चारों पॉइंट्स के, उसके बाद डिसएडवांटेजेस को एक एक पॉइंट को स्किम करो, देखो, गो थ्रू करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अभी मुझसे स्क्रीन पे पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन। No, Noor Khan, I'm not well at all. And yeah, that probably might be, वो असल में सुबह उठ के मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रीज़न ये कि साइनस का इशू होता है, तो मॉर्निंग्स आर यूजुअली डिफ़िकल्ट। और थोड़ा सा मुझे वैसे ही फ्लू फीवर चल रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सुबह सुबह आप लोगों को क्लास कैंसिल करूं। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत भी सही, क्योंकि बच्चे उठ गए होंगे। अदरवाइज अगर कल रात में मैं बता देती ना तो ज़्यादा बेटर होता, प्रायर नोटिफिकेशन पे। until unless there is any emergency, I usually don't prefer cancelling classes at the 11th hour. तो मैंने कहा चलो यार, जितनी देर कर सकूंगी ना तो क्लास कर लेते हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग नूर। अच्छा जी, यस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन का थर्ड वाला पॉइंट मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ आपको बेटा। एक और विंडो असल में हमारे पास है चैट की, तो मैं उससे भी ज़रा सा देख लूँ। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का, नो इग्नोर सब्जेक्टिव फैक्टर्स, काइंडली एक्सप्लेन। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। तो वो किसी ने मुझसे बोला था पर्सनल ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन का थर्ड वाला पॉइंट। ऑलराइट, वेट कीजिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का थर्ड वाला पॉइंट जो है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंसिव कवरेज ऑफ वर्क एक्टिविटीज। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर बेसिकली इंटेंसिव का मतलब था वेरी क्लोज। आप अपने काम को, बॉस की सारी उससे रिलेटेड तमाम तरह एक्टिविटीज को ना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, यू आर मॉनिटरिंग ऑल द एक्टिविटीज वेरी क्लोजली, वेरी वेरी माइन्यूटली। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था इग्नोर सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंदर आप नंबर्स को देखेंगे।
ठीक है, एंड दिस बिकम्स ड्रॉबैक कि आप सब्जेक्टिव यानी डिटेल के अंदर आप इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज आप किसी चीज को स्टैटिस्टिक्स को फोकस कर रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ये जस्ट फोकस्ड ऑन द नंबर्स. विजुअलाइज करना आसान हो जाता है. आपका रिलेशनशिप लाइक डिपेंडेंसी ऑफ वन फैक्टर ऑन टू द अदर फैक्टर, ये डिटेल के अंदर नहीं जा रहे होते हैं. और इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिमिटेड होगी, रीजन बीइंग कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स. ठीक है, इज इट क्लियर? एचपी को भी क्लियर हो गया, और मेरे ख्याल से इर्जा का सवाल था. इर्जा, आपको क्लियर हो गया? ओके गुड. एंड एचपी तुम्हें क्लियर हो गया बेटा? एचपी कहाँ है? ओके गुड, ठीक है. बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर है? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स और बाकी सारे क्लियर है? ओके गुड, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमने दूसरा वाला पॉइंट पढ़ा था कि हमें कंपेयरिंग करनी होती है. ठीक है, कंपैरिजन हम किससे कर रहे होते हैं? जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया होता है ना, उससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं. जिन पॉइंट्स के ऊपर फर्क होता है उन पॉइंट्स के अंदर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, करेक्शंस करते हैं, वेरिएशन करते हैं, और फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं उसको मीट करें. ठीक है, डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी एक्चुअल जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर और जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उसके अंदर कितना फर्क है. द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, फोरकास्ट और बजट, इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा एक एक्सेप्टेबल रेंज होता है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि 10, 5%, 15%, इतने माइन्यूट वेरिएशन को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. बट अगर वेरिएशन 40% का आ गया, नाउ दिस विल ब्रिंग अ बिग प्रॉब्लम. सो हम इतने यानी 15% भी हमें चाहिए नहीं होता है. 5-10% इज मैनेजेबल, लेकिन 5-10% से ज्यादा जब वेरिएशन हो जाता है तो हम उस चीज के ऊपर एक्शन लेते हैं. द साइज, लार्ज और स्मॉल, एंड डायरेक्शन ओवर और अंडर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, फोरकास्ट और बजट. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कभी कभी हम ऊपर भी अचीव कर लेते हैं. तो ऊपर अचीव कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अंडर अचीव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है. साइज ऑफ वेरिएशन क्या है? अगर स्मॉल है तो वी विल इग्नोर इट, बट अगर लार्ज है सो वी कैन नॉट इग्नोर इट. सो हमें कोई ना कोई करेक्शंस रिक्वायर्ड है, करेक्शंस करनी है. ठीक है, हम यहां पर एक्सेप्टेबल सी, एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट में मिनिमम हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जैसे. ठीक है, और स्टैंडर्ड के बाद हमने +-5% के ऊपर कि इतना इतना एक्सेप्टेबल लिमिट है, अपर लिमिट, यानी इतना हम एक्सीड कर सकते हैं और इतना हम नीचे जा सकते हैं अपने स्टैंडर्ड से. इससे ज्यादा अगर कहीं पर होगा तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, रेंज से बाहर. ठीक है, सो डू यू सी कि किस तरह से हम चार्ट्स बना रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं कि हमारी सेल्स इस महीने में इस महीने में इतना हो गई, इतनी इंक्रीज हुई, इतनी डिक्रीज हुई, डिक्लाइनिंग अगर हुई है तो ये वजह थी, या हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोड्यूस करके दिखाया है. ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है, अब ये वही है कि वेरिएशन जो है वो आपका ये आपके बजट के बारे में हिसाब से बात हो रही है, कितना अंडर हुआ, ओवर हुआ, कितना अंडर हुआ, या एक्चुअल क्या रिक्वायर्ड था, स्टैंडर्ड क्या था. ठीक है, ये इसी ग्राफ का के स्टैटिस्टिक्स गिवन है. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड से कम हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड. कितना? 162 यूनिट्स. फिर यहाँ पर क्या था? स्टैंडर्ड 630 था, यहाँ पर हमने 4 यूनिट्स ऊपर बनाए. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व कि हाँ हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे ऊपर जा रहे हैं, उससे नीचे जा रहे हैं. ऊपर का तो चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर में भी आप क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है. तो यू नीड टू कीप एन आई कि अगर ऊपर भी जा रहे हैं तो कितना एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर ऊपर जा रहे हैं, या बिल्कुल ही अजीब सी हालत हो गई तो उसमें क्वालिटी बहुत बुरी तरह सफर करती है. ठीक है, सो यू नीड टू कीप इट इन माइंड. एनीवेज, हम थर्ड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं अपने कंट्रोल के. दैट इज taking managerial actions, course of action, doing nothing. करने से कुछ भी नहीं होता. only if deviation is just to be insignificant.
इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जैसे 5 to 10% का छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आया है, तो माइन्यूट डिफरेंस के अंदर वी हैव टू डू नथिंग, दैट्स द पॉइंट, यानी वी आर ऑन टू द स्टैंडर्ड, वी आर डूइंग इट ऑल राइट, तो हमें कुछ करने की, कुछ करेक्शंस, करेक्टिव मेजर्स लेने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टिंग एक्चुअल करंट परफॉर्मेंस, करेक्टिंग एक्चुअल एंड करंट परफॉर्मेंस। करेक्टिंग एक्चुअल करंट परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर अब करेक्शंस लेनी है, क्योंकि जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में काम हो रहा है, उसके अंदर और स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस शुड बी टेकन, ताकि प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और हमारा जो भी स्टैंडर्ड गोल है वो हम अचीव कर लें। बेसिक करेक्टिव एक्शंस टू लोकेट एंड टू करेक्ट द सोर्स ऑफ डेविएशन, किस वजह से, व्हाट इज द सोर्स डेविएशन का, इनपुट के अंदर करेक्शन डालना है, सिस्टम मशीनरी के अंदर प्रॉब्लम है, क्या रीजन दोनों एंड पे से किसी एक एंड पे है जहां पे डेविएशन आ रहा है जिसकी वजह से हमारा डिजायर्ड स्टैंडर्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, आपने स्ट्रक्चर चेंज करना है, आपने कंपनसेशन स्कीम, अगर हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं तो दैट मीन्स यू नीड टू चेंज द कंपनसेशन स्कीम, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने हैं, रीडिजाइन करनी है जॉब को, और फायर एम्प्लॉयज या एकदम ई एम्प्लॉयज को निकालना है। सो यू नीड टू मेक श्योर अबाउट द करेक्टिव एक्शंस कि करना क्या चाहिए। These are just the examples to explain you, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज पूछ लो। किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए। Okay, let me just check आपके chat screens. No question, ma'am. All right, and the other one. Okay, no, fine, correct. That's good. अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब मैनेजर्स को जो एक्शंस लेने चाहिए वो क्या, किस तरह से वो एक्शन, क्या क्या एक्शंस होंगे, ठीक है। यूजुअली हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड को भी रिवाइज कभी कभी करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर हम ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने स्टैंडर्ड जो है ना वो कम फिक्स किया हुआ था, तो हम जो है ना वो रियलिस्टिक स्टैंडर्ड वो करते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था एक जगह 163 यूनिट्स जो है वो हम कम प्रोड्यूस, अंडर प्रोड्यूस कर रहे थे, इसका मतलब है जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है वो रियलिस्टिक नहीं था, इतना ज़्यादा डिफरेंस होना अच्छी बात नहीं है। सो यू नीड टू चेंज द स्टैंडर्ड एट टाइम्स, ठीक है, यू नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स एट टाइम्स। फेयर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। गोल्स, बिकॉज स्टैंडर्ड क्या है, यू आर सेटिंग गोल्स, तो गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। वैलिडिटी ऑफ द स्टैंडर्ड आपको देखनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं ये फॉर एग्जांपल 6 महीनों के लिए है, एंड जब वेदर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ अभी वेजिटेबल की एग्जांपल थी, तो आपके वेदर्स वाइज वेजिटेबल्स भी चेंज हो जाती हैं, इवन उनके प्रोडक्शन के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू कीप अपडेटिंग आवर स्टैंडर्ड्स, राइट। अब हम बात करते हैं रीसेटिंग गोल्स व्हेन इनिशियली सेट टू लो और टू हाई। हमने या तो गोल जो है वो बहुत छोटे, स्टैंडर्ड को बहुत कम रखा है, या स्टैंडर्ड को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो हमें चेंज करने की, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है जब डेविएशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, यू नो इट्स मैनेजेबल, बट इससे ज्यादा हंड्रेड्स के अंदर तो दैट इज नॉट मैनेजेबल, दैट मीन्स सम चेंजेस आर सपोज टू बी डन इन द स्टैंडर्ड्स। अब ये एक प्रोसेस है, इसको अभी एक मिनट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं गोल, वी ऑल नो दिस। उसके बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो जाता है, ये मिनिमम हमने काम करना है, ये मिनिमम हमारा एक स्टैंडर्ड होगा जिसपे हम प्रोड्यूस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैव डायरेक्ट लिंक विद द स्टैंडर्ड्स। और फिर हम
अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी गाइस, 1 मिनट दे दीजिए बेटा मुझे। जी, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड, फिर हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजर किस चीज़ को करते हैं? हम मेजर कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। इज द स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड? अगर यस है तो यू आर सपोज टू डू नथिंग। इफ नो है सो आपने वेरिएंस देखना है। इफ इट्स एक्सेप्टेबल, यस, यू हैव टू डू नथिंग। वेरिएंस इज ऑफ 10 units, 15 units, that's okay, you have to do nothing. But variance is actually not acceptable. तो स्टैंडर्ड आपको चेंज करना है कि हम इतना यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ये हमने रियलिस्टिक चीज सेट ही नहीं की हुई थी। अगर आपने यस कर दिया तो आप ये करें कि आइडेंटिफाई करें कि वेरिएशन की कॉज क्या थी और उसको करेक्ट करें। अदरवाइज रिवाइज द स्टैंडर्ड एंड देन अगेन आप वापस इस स्टेप पे आ जाएंगे। ये जो थ्योरी में भी हमने पढ़ा है अब तक पिछली 4-5 स्लाइड्स के अंदर, वो यहाँ पर पूरा प्रोसेस इस तरह से डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन्ड है। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? Is it clear to every student here? इर्जा आपको क्लियर है? ओके, नूर खान को क्लियर है। नाउ लेट मी चेक द अदर विंडो। ऑलराइट, नो क्वेश्चन, इट्स क्लियर, गुड है, ठीक है। सो सी, ये ऑनलाइन पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन होना चाहिए। क्या है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हम उस वक्त समझ लेंगे। अब जब वो रिकॉर्डिंग के अंदर इस चीज को सुनेंगे तो शायद उनको इतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आए जितना कि जब वो क्लास में होते हैं। सो अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज इट इज इन द फिजिकल क्लासेस। ठीक है, आपको ऑनलाइन के अंदर एक रिकॉर्डिंग का एक आपको ये सहूलत दे दी गई है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे हम हैं तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, तो व्हाई नॉट टू अवेल दैट थिंग। बट it is as important for you to wake up and be ready for the classes. तो थोड़ा सा आप ये देखिए कि जब मैं इतना कंसिडरेट हो रही होती हूँ कि तबीयत सही हो नहीं हो लेकिन क्लास है तो लेनी है, बस यानी थोड़ा सा भी पढ़ा दो लेकिन करना है ताकि बच्चों का टाइम जाया ना हो। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू ये तो आप लोग के लिए बेटा फायदे की बात है कि पेपर निकलने में आपकी आसानी होगी। बिकॉज देखें, आपका ना पेपर हम टीचर्स के हाथ में होता है, ना मार्किंग होती है। यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम तो है नहीं, है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सो क्लास कैसे मिस करते हैं आप लोग? आई डोंट गेट दिस। खैर, एनीवेज आते हैं कंट्रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। व्हाट इज परफॉर्मेंस? ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि हाउ यू विल डिफाइन द वर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसका आउटकम क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर देखें, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं और ये अपने अपने डिपार्टमेंट से काम करवा करके ला करके एक सर्कल पाई कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू सी कि आपके यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, सो दिस इज हाफ एंड हाफ, तो ये तो क्वार्टर हो जाएगा, लेकिन दिस पीस इज बिगर देन दिस पीस। अगर इस छोटे वाले पीस को भी हम बाहर निकाल देते हैं तो ये पाई कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हर डिपार्टमेंट का इनपुट इज सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर मैं इसको थोड़ा माइन्यूट उसके ऊपर एक्सप्लेन करूं तो हर इंडिविजुअल का जो भी काम उसको टास्क दिया गया है, जो भी उसको एक्टिविटी दी गई है, वो उस इंडिविजुअल को जरूर फुलफिल करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ हिम the entire department or the entire goal will suffer and the end result will suffer. एंड रिजल्ट का मतलब है जो मुकम्मल आउटपुट है ना, वो जैसा चाहिए था वैसा प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। अगर इस पूरे डायग्राम में से हम ये छोटा सा पर्पल वाला जो हिस्सा है ना इसको भी माइनस कर दें, हालांकि एकदम छोटा सा हिस्सा है इफ यू सी कंपैरेटिवली टू अदर पोर्शंस, बट क्या होता है, दिस इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज।
व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है क्या चीज? ठीक है, द एक्यूमुलेटेड एंड रिजल्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। पूरी तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक्यूमुलेटेड रिजल्ट होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के का काम करवा के लाके एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें, यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, यानी हर डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, अलाइनमेंट के अंदर काम कर रहा है, सिनर्जी के अंदर काम कर रहा है, एंड दे आर पुटिंग देयर इनपुट इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, अगर एंड रिजल्ट आप लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रही है, उसका मिशन क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ मिशन स्टेटमेंट, दैट इज जनरेटिंग प्रॉफिट। मैं अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, मुझे भी इसके अगेंस्ट पेमेंट मिल रही है। तो पैसा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंडिविजुअल जो भी जॉब कर रहा था उसको उसके सर्विस के अगेंस्ट पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, ये चीज जरूर रखनी है। हम कोई चीज भी खरीदते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट, हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट करना पड़ता है। कोई भी चीज इज नथिंग फॉर फ्री। सही है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड ही क्या होता है, दे आर पीपल वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव वन सिंगल गोल। तो अब परफॉर्मेंस का मतलब कि क्या वो उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वर्क प्रोसेस आपका क्लियर हो, आपकी वर्क की एक्टिविटीज बहुत क्लियरली पता हो कि हमें इस जॉब के ऊपर रहते हुए क्या क्या काम करने हैं, हमें स्ट्रैटेजीज पता हो कि हम किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। और ये दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज। इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क आ जाएगी, कंफ्यूजन इन द वर्क फ्लो आ जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है और आपके हर्डल्स और बैरियर्स आ जाते हैं प्रोसेस के अंदर। तो यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लो, देन वी विल बी मूविंग अहेड। यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद नईम, आप क्या बोल रहे हो? क्या चीज रिपीट करूं मैं? नहीं मोहम्मद नहीं साहब, अभी थोड़ी देर पहले शायद आपने ज्वाइन किया। अब मैं क्या चीज रिपीट करने का आप कह रहे हैं मुझसे बेटा? दैट्स अ जोक। क्या रिपीट करना है? जल्दी से बोलो, पहले तुम बोलो फिर तो बताती हूँ। सोच समझ के बोलना बस। नो मैम, नथिंग। गुड, गुड दैट यू रियलाइज्ड। तुम क्या समझ रहे थे? अभी 2 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है कि आई कैन रिपीट द होल थिंग? 32 मिनट्स हो चुके क्लास स्टार्ट हुए हुए, तो यू हैव ज्वाइंड ऑन 9:32। बेटा आंखें खोला करो ना, तो जरा घड़ी भी पहले देखा करो बोलने से पहले। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में डांट नहीं पड़ सकती है? डांट पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। भाई प्रोडक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है? सबसे पहले तो दैट इज आउटपुट ऑफ गुड्स नीड टू बी सीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इनपुट डाला था, इनपुट को एक प्रोसेस में डालते हैं। ठीक है, इनपुट कुड बी मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर। देयर इज, आई सपोज, यूजली मैं ऑनलाइन यानी जब फिजिकल क्लासेस लेती हूँ तो बोर्ड के ऊपर जो है ना एक डायग्राम शो करती हूँ। नो इट्स नॉट देयर। ठीक है, अह, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, साइड पे बॉक्स बना लो। एक इनपुट डालते हैं, वो एक प्रोसेस में जाता है। प्रोसेस में जाने के बाद वो आउटपुट जनरेट करता है। इसको इस तरह से समझो कि मैं जो हूँ वो सोप प्रोड्यूस, लक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सुबह सुबह तुम लोग उठे होगे तो तुम लोगों ने सोप तो यूज किया ही होगा। तो सोप की बात करते हैं। सोप के अंदर रॉ मटेरियल मुझे वैक्स चाहिए। मैंने वैक्स खरीदा अच्छी क्वालिटी का और मैंने उसको एक प्रोसेस में डाला और मुझे फाइनल गुड जो है वो लक्स एक पैक्ड साबुन जो है वो मुझे मिल गया। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट इनपुट इन अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे फाइनल फिनिश गुड रेडी मिल रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड इनपुट एंड आउटपुट।
इनपुट के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? आपका मटेरियल आ गया, आपका लेबर के एक्सपेंसेस आ गए, आपकी फैसिलिटीज आ गई, आपके रॉ मटेरियल तो मैंने बोल ही दिया. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन विद फ्रॉम समवन. एग्जाम्पल समझ नहीं आई मैम जी, अभी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुई है बेटा. एचपी थोड़ा सा धीरज रखा करें, थोड़ा पेशेंस रखें. रीजन बीइंग एग्जाम्पल तो अभी चल ही रही है. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ये बोली थी कि फॉर एग्जाम्पल मैं लक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, या कोई भी सोप समझ लो, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ. मुझे रॉ मटेरियल में वैक्स चाहिए होगा. वैक्स को जब मैं एक प्रोसेस में डालूंगी तो मुझे फाइनल गुड मिलेगा. फाइनल गुड क्या मिलेगा? मुझे फाइनल गुड मिलेगा एक पैक्ड साबुन, कोई सी भी कंपनी का साबुन. नॉट नेसेसरीली, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टेकिंग द नेम ऑफ लक्स, बट आप लक्स की एग्जांपल समझ लो, बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद दिस वर्ड लक्स. ठीक है ना? तो होता क्या है कि हम हमेशा जो है वो यही काम कर रहे होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम इनपुट डालेंगे, उसको एक प्रोसेस से गुजारेंगे, तभी आउटपुट जनरेट होगा. इनपुट के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज, मटेरियल, लेबर, तीनों चीजें आ गई. ठीक है, इवन मशीनरी भी क्या होगा? वो प्रोसेस का पार्ट होगी. मशीनरी, फिर लेबर जो है वो भी काम प्रोसेस का पार्ट होगी. यहां पर हम लेबर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं. सर्विस इंडस्ट्री है. ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इनपुट क्या हो सकता है? टीचर, स्टूडेंट्स, इफ इट्स अ बैंक, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, ये क्या होंगे? इनपुट होंगे. फिर ये एक प्रोसेस से, प्रोसीजर से गुजरेंगे. वो पॉलिसीज हो सकती हैं, वो बैंक अकाउंट ओपनिंग हो सकता है, वो कैश विड्रॉल हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड इशुएंस का काम हो सकता है. दिस दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस के बाद आपको जो फाइनल जो चीज रिक्वायर्ड थी, डेबिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, दैट विल बी द आउटपुट. ये मैंने सेल्स की बात की, सर्विस इंडस्ट्री की बात की है. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनपुट हमेशा हम रॉ मटेरियल का डालते हैं और हमें फाइनल फिनिश गुड हमेशा रेडी गुड मिल रहा होता है. इज इट क्लियर एचपी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्या ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है? इनपुट होता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है, एंड देन ओनली वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट. आप लोग कपड़ा खरीदते हैं अपने लिए, अनस्टिच्ड जो भी मटेरियल खरीदते हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद आपका ड्रेस तैयार होता है. इज इट क्लियर? ओके, गुड. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में हम एक चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं. यहाँ पर वर्ड एक तुम लोगों को पहले डे 1 से मैं मेरे ख्याल से तीसरे चौथे लेक्चर से तो बता ही रही हूँ, फिर रिपीट करने जा रही हूँ. देर आर टू वेज व्हेन एंड हाउ वी मॉनिटर प्रोडक्टिविटी. जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज व्हेन यू ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. एफिशिएंसी का मतलब होता है व्हेन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज यू ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. इफेक्टिवनेस क्या होता है? You don't care about the input or the resources, but you are just focus about the output कि हमारा output जो है वो best हो. Efficiency and effectiveness के अंदर फर्क होता है. Efficiency using minimum resources you try to give or produce maximum output. Effectiveness का मतलब होता है जैसा जो काम करना है, हम ये नहीं देखते कि हम कितना resources use कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा जो end result, जो output है, that should be the best. तो is it clear? सबको clear है? ठीक है, आगे भी ये वर्ड आएगा अगली स्लाइड पे भी. जब हमने एफिशिएंसी की बात कर ली तो उसके साथ साथ हमेशा इफेक्टिवनेस भी आएगी. ठीक है ना? जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि विदाउट बीइंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव. एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो. ठीक है, measuring how appropriate organizational goals are and how well organization is achieving its goal. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा, हम सिर्फ फोकस्ड होते हैं अच्छे आउटपुट के ऊपर. हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हमारा इनपुट, हमने इनपुट जो है वो बचाना है या कम यूज करना है. तो अप्रोप्रिएट
मतलब जो काम जैसे करना होता है वैसे ही किया जाए, ये वर्ड होता है इफेक्टिवनेस का मतलब कि यू हैव टू अचीव द गोल्स यूजिंग अप्रोप्रिएटली ऑल द थिंग्स। आप सारे काम जिस तरीके से करने चाहिए उस तरीके से उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यू आर ट्राइंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेक्टिवनेस इज। ठीक है, कि जो चीज़ डिज़ायर्ड थी, जो आउटपुट डिज़ायर्ड था वो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस तरीके से डिज़ायर्ड था वो उस तरीके से ही काम हो रहा है। ठीक है, सिस्टम रिसोर्स मॉडल, इसके अंदर बेसिकली the ability of an organization to exploit its environment in acquiring scarce and valued resources. scarce का मतलब होता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स। स्केर्स का मतलब है कम। हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होते हैं, कभी भी हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। और उन्हीं कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के अंदर से एक्सप्लॉयटेशन करके वो स्केर्स रिसोर्सेज को हासिल करना होता है और उससे गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा डिमांड होती है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम सप्लाई करते हैं। I was just looking at the television news, and there was a person जिसने if you remember, because I was talking to one of my friends जो कि किसी एक पिज़्ज़ा, I don't want to name the company, उस पिज़्ज़ा कंपनी के वो उन तीनों चारों फ्रेंड्स ने मिलके एक फ्रेंचाइज खोली है। ठीक है, अब क्या था, जब हमारी ये नई गवर्नमेंट आई थी और जो टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और इम्पोर्टेड स्टफ के ऊपर टैक्स इम्पोज ज़्यादा हुआ था, सो दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली यूज इम्पोर्टेड ऑलिव्स। ठीक है ना, अब मैं इसकी एक एग्जांपल जैसे आपको भी शेयर करूँ, स्केर्स का मतलब क्या है। अब हुआ ये कि अगर आप लोगों ने ये नोट किया हो कि पिछले तकरीबन 2-3 साल में और इससे पहले वाले अरसे में पिज्ज़ा के ऊपर ऑलिव की क्वांटिटी के अंदर देयर इज अ डिफरेंस। उसी प्राइस में पिज्ज़ा आपको मिल रहा है, किसी ने भी अपनी प्राइस को बढ़ाया नहीं था। ठीक है, क्योंकि प्राइस के अंदर अगर शिफ्ट आता है तो डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। तो क्या था कि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि टू एक्वायर locally manufactured olives. So just last week I was hearing a news on television कि किसी पंजाब के किसी मीरपुर खास की कोई जगह थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द वर्ड ऑफ नेम ऑफ द प्लेस, बट पंजाब का कोई गांव था इंटीरियर, और वहाँ पर क्या हो रहा था कि उन्होंने उन साहब के किसान थे और वो उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे ऑलिव्स पहले ट्राई के तौर के ऊपर उगाए और अब वो पता नहीं कितने लाखों का ऑलिव जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस कि हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट के अंदर नीड है, रिसोर्स पूरे नहीं पड़ रहे थे, इंपोर्टेड ऑलिव्स एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, हमने उसी क्वालिटी को लोकली मैन्युफैक्चर कर दिया। तो इमेजिन कि अब वो प्राइस को मीट करना कितना इजी होगा, providing the same quality. We are not going to compromise on the quality of the pizza or the olives used in the pizza. Is it clear? Example सबको clear है? बेटा एग्जाम्पल क्लियर है आपको? सब गायब हो गए हो? ओके, गुड, नाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं द प्रोसेस मॉडल, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। अब प्रोसेस की जब बात होती है बेटा, तो इसके अंदर मशीनरी और मशीनरी को इस्तेमाल करने वाले लोग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके अंदर बात ये होती है कि हम इनपुट को आउटपुट के अंदर जनरेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोसेस से गुजारने के बाद। प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं, देयर इज मशीनरी इन्वॉल्व, देयर आर पीपल इन्वॉल्व हु आर वर्किंग ऑन दोज मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, आप गारमेंट्स कंपनी की एग्जाम्पल ले लें, आप बेडशीट्स की एग्जाम्पल ले लें, ये लोग बल्क के अंदर बाय करते हैं, मटेरियल को प्रोसेस से गुजारते हैं, चाहे वो टॉवल्स हो, बेडशीट्स हो या आपके क्लोथिंग लाइन हो।
जो भी चीज होती है, जैकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें भी बिजनेस के अंदर होंगी, ठीक है, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड आएगी, उसके लिए सप्लाई करना है. सो प्रोसेस इज व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट. तो अब यहां पर हमें एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है. एफिशिएंसी क्यों दिखानी पड़ती है? कि हमें कम से कम इनपुट डालना हो और हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके मिल जाए. इज इट क्लियर बच्चों? ये वाला पॉइंट क्लियर है? Okay, good. Now I'm moving on to the third point. मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज मॉडल के ऊपर हम जब बात करते हैं तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बरकरार करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसीज नीड होती हैं. कॉन्स्टिट्यूंसीज नीड का मतलब हो जाता है बेटा इस वर्ड का आई विल गिव यू अ लिटरल मीनिंग हियर, ताकि ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे. कॉन्स्टिट्यूंसीज नीड का मतलब बेसिकली तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि हमेशा हमें चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है. बट होता क्या है, हल्का बंदियां, हल्का बंदियां का मतलब है लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी एक इलेक्ट्रोलेट के अंदर, किसी एक नेशन के अंदर. अभी जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी थी वो ऑलिव्स वाली, तो वो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था क्योंकि हमारे पास इस तरह के जब देखो पाकिस्तान इज बीइंग इन एग्रीकल्चर. अब ना एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लॉन मतलब सॉइल होना बहुत जरूरी है. तो फर्टाइल सॉइल इज पॉसिबल ईदर इन बोथ द इंटीरियर्स, ईदर इट बी सिंध और पंजाब. पंजाब की सॉइल जाहिर सी बात है एज कंपेरेटिव टू सिंध ज्यादा फर्टाइल है. सो दिस इज हाउ वर्क इज, थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है. तो ये हमें रीजन वाइज भी वेरी करना पड़ता है. आप जितने भी देखें आपके स्पोर्ट गुड्स हैं या लकड़ी का जो भी काम हो रहा है वो आपका सियालकोट का मशहूर है. अगेन एक हल्का आ गया, वहां पर हो सकता है फॉरेस्ट ज्यादा हो, वुड इंडस्ट्रीज ज्यादा है, बूम पर है. आपको हर किस्म के स्टील इवन इंडस्ट्री जो है वो आप देख लीजिए. अगर आप बर्तनों की भी बात कर लें तो कहाँ पर आपके ज्यादा चीजें सहूलत के साथ जो है वो अवेलेबल हैं. एंड नॉट ओनली दैट, आपको ये भी देखना है कि लेबर हमारे पास चीप किधर है. गेटिंग द पॉइंट? अगर कराची के अंदर इंडस्ट्री लगाते तो लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि हर चीज एक्सपेंसिव है, रेंट एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है, अगर एज कंपेयर टू द इंटीरियर्स. इज इट क्लियर? ओके गुड. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अब इंडस्ट्रीज की रैंकिंग होती है. इन सारे पॉइंट्स को देखो, इन्हें हमें समझना नहीं है, ये आपको पता है. इन बेसिस के ऊपर इन इंडस्ट्रीज की रैंकिंग होती है, ठीक है. The question from one question, ma'am. Yes, please go ahead, HP. Effectiveness and activeness में क्या difference बताए? मैंने इफेक्टिवनेस और एक्टिवनेस के अंदर डिफरेंस नहीं बताया है. मैंने आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के अंदर डिफरेंस बताया है. इफेक्टिवनेस, अच्छा, अगर तुम इफेक्टिवनेस एंड एक्टिवनेस के अंदर डिफरेंस समझना चाहते हो तो एक्टिव का मतलब होता है वेरी प्रॉम्प्ट. इफेक्टिव का मतलब होता है जो काम जैसे करना है वैसे किया जाए इफेक्टिव तरीके से. जहां पर जितनी दवाई रिक्वायर्ड होती है उतनी दवाई खाओगे, ये नहीं अपनी मर्जी से और ओवरडोज नहीं करोगे. एक्टिव में हो सकता है तुम दोबारा ओवरडोज ले लो. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं बताती हूँ बड़े मजे की. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हो सकता है सही हो गई होती है अगर मैं किसी भी एंटीबायोटिक पे आऊं, बट आई प्रेफर नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव अ सिवियर साइनस एंड अस्थमा इशू.
तो ये वेदर मेरे लिए वैसे भी थोड़ा खतरनाक होता है, जहां पर वेदर चेंजिंग होती है और सर्दियां थोड़ी सी, खुसूसन नवंबर दिसंबर, एंड देन अगेन जब ये चेंज हो रहा होता है, चेंज ओवर आता है फेब मार्च, तो ये मेरे लिए ये सीजन थोड़ा खतरनाक हो जाता है। दिस आई नो दिस। तो अब मुझे पता है कि मुझे इसके अंदर अगर मैंने एजोमैक्स खा ली और या कोई भी एंटीबायोटिक मैंने स्टार्ट कर दी, तो मुझे आई नो द नेम्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स इवन, कि वो वर्स्ट केस सिचुएशन में अगर मेरी ट्रैवलिंग है या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू कैरी ऑन विद दिस। अदरवाइज आई गो फॉर द हर्बल और द होम्योपैथिक स्टफ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे अभी अगर मुझे नजला हो भी रहा है तो आई एम टेकिंग सम होम्योपैथिक स्टफ जिससे कि मेरा नजला बह जाए। तो सिचुएशन इज इन गुड, बट आई एम एट होम, तो वो मैनेजेबल है। सो ये क्या है, एक्टिवनेस यहाँ पर मैं नहीं हूं, मैं इफेक्टिवनेस हूँ। इफेक्टिवनेस क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एंटीबायोटिक करके इसको मजीद वो खराब कर दिया, तो जब नेक्स्ट टाइम मुझे होगा तो वो और सिवियर अटैक होगा। दैट इज नॉट द क्योर, दैट इज द इफेक्टिवनेस, कि आई नो द प्रॉब्लम एंड आई एम डूइंग वट एवर द राइट थिंग इज। इट माइट टेक टाइम, 10-15 डेज का टाइम लगेगा, बट इट विल बी इफेक्टिव। एक्टिवनेस क्या हो जाता है कि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो पैराडॉल की वजह एक्स्ट्रा पैराडॉल खा रहे होते हैं। So that is what is you being active, very prompt, foreign, then and there, spontaneous. Is it clear to you, HP? लेकिन जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम एक्टिवनेस का वर्ड यूज नहीं करते, हम एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस का वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज यूज करते हुए आप मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करो। एक गोली में कोई सही नहीं हो सकता, हाँ एक इंजेक्शन के अंदर यूजली अगेन हो सकता है कुछ इस तरह का, बट दैट्स नॉट एक्चुअली इफेक्टिव। ठीक है, उससे आपके साइड इफेक्ट्स होंगे। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और कंपनी की रैंकिंग किन बेसिस के ऊपर होती है? उसके प्रॉफिट के ऊपर, उसका रिटर्न ऑन रेवेन्यू, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि उनको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया जा रहा है, उनसे कितना शेयर किया जा रहा है, इक्विटी फेयरनेस है कि नहीं है, शेयर होल्डर को उनका रिटर्न ऑफ प्रॉफिट बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ग्रोथ इन द प्रॉफिट है कि नहीं है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू पर डॉलर ऑफ एसेट क्या है, रेवेन्यू पर डॉलर ऑफ इक्विटी क्या है। नाउ यू सी, दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो कि आप सबको क्लियर है। यहाँ पर किसी को भी कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। ये अकाउंटिंग और बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके अंदर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत बेसिकली नहीं है, बट देयर माइट बी सम स्टूडेंट जो कि जिसको कि कोई ज्यादा एक्टिव चल रहे हो, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए। सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को भी तो प्लीज पूछ लो। मैं दूसरी साइड पे मूव कर रही हूँ। ओके मैं दूसरी साइड पे मूव कर रही हूँ। कॉर्पोरेट कल्चर की जब हम बात करते हैं या ऑडिट की हम बात करते हैं, ऑडिट क्या होता है बेसिकली? पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं है जो कि डिस्क्रिपेंसीज के अंदर या क्लियर नहीं हो, तो ऑडिट्स होते हैं। हर कंपनी के अंदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर भी मौजूद होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर भी मौजूद होता है। एक्सटर्नल ऑडिट से पहले तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस अपना इंटरनल ऑडिट करवा लेती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि एक्सटर्नल ऑडिटर हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर सवाल ना उठा सके और हमारी जो कि रेपुटेशन है, गुडविल है, वो डिस्टर्ब ना हो। कंपनसेशन एंड बेनिफिट सर्वे, कंपनसेशन एंड बेनिफिट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज को हम कितना पैसा दे रहे हैं, उनको किस तरह से कंपनसेट कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं हम, और आया कि जो कंपनसेशन और बेनिफिट्स हम ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट कंपैरेटिव है या वी नीड टू चेंज द स्टैंडर्ड्स। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये बाद में भी होता है, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी होता है, कि हाउ मच द कस्टमर्स आर एक्चुअली सेटिस्फाइड बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विस। सर्वे का मतलब ये होता है कि यू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा थ्रू क्वेश्चनेयर, एंड दैट वी use the word collection of information through questionnaire और observation is known as survey। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो।
किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए. Okay, good. Now moving on to the next slide. अच्छा जी, अब यहाँ पर बेसिकली हम टूल्स की बात कर रहे हैं कि हाउ व्हाट आर द टूल्स वी यूज यूजुअली फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम एंटिसिपेटेड रहे, a control that prevents anticipated problems before actual occurrence of the problem. इससे पहले कि प्रॉब्लम आए, हम प्रॉब्लम को पहले से एंटिसिपेट करने का मतलब है डिड्यूस करके प्रिपेयर्ड रहे ऑन प्रायर नोटिफिकेशन दैट यस दिस प्रॉब्लम कैन कम एंड वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द सिचुएशन बाय फॉलोइंग दीज रेमेडीज. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, बिल्डिंग इन क्वालिटी थ्रू डिजाइन, हम एक डिजाइन बना देते हैं. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फ्लो चार्ट देखा था कि एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, उसको अगर आप मीट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रोसेस फ्लो था कि अगर आप स्टैंडर्ड के अंदर एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेविएशन आ रहा है देन यू आर सपोज टू डू नथिंग बिकॉज वो एक्सेप्टेबल है. जहां पर डेविएशन के अंदर ज्यादा फर्क आएगा सो यू एक्चुअली नीड टू चेंज द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड ही तो कहीं अनरियलिस्टिक नहीं हुआ है. सो दैट इज हाउ यस नो करके एक डायग्राम डिजाइन हुआ था जो कि आपको हेल्प आउट करेगा फॉर द कंट्रोल प्रोसेस. फिर आपने क्या करना है, आईएसओ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिनके के बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स हैं. ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से मैन्युफैक्चरर हैं और आप कौन से आईएसओ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाह रहे हैं. आपके लिए कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन फॉलो करना पॉसिबल है बीइंग अ मेकर. ठीक है, सो यू नीड टू फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. वाई? ताकि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब बनाएंगे ओनली देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट इवन, which can actually bring in revenue, and it will be giving you a good profitability, and it might also even help in stabilizing the economical situation. So this is how things work. ठीक है, कॉन्करेंट कंट्रोल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस कंट्रोल के अंदर क्या हो रहा था, द कंट्रोल दैट टेक्स प्लेस व्हाइल द मॉनिटर्ड एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस. अब ये हम तब कंट्रोल कर रहे होते हैं जब जो भी एक्टिविटी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो प्रोग्रेस के अंदर है. डायरेक्ट सुपरविजन यानी मैनेजमेंट के लोग डायरेक्टली थ्रू वॉकिंग अराउंड उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट चैनल ऑफ सुपरविजन नहीं है. ठीक है, दे आर डायरेक्टली मॉनिटरिंग हाउ द वर्क इज गोइंग. जो एक्टिविटी हो रही है वो उस वक्त इन प्रोग्रेस है और वो उसको डायरेक्टली वॉक अराउंड करके चेक कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं. ठीक है, फीडबैक कंट्रोल इज द थर्ड टाइप. इसके अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक कंट्रोल टेक प्लेस करते हैं आफ्टर एन एक्टिविटी इज डन. फीडबैक तभी जनरेट होता है जब एक्टिविटी हो चुकी होती है. देखिए पहले वाले के अंदर था फीड फॉरवर्ड यानी आप प्रायर पे काम कर रहे थे. कॉनकरेंट का मतलब है अभी हो रहा है और आप करंटली हो रहा है और आप करंटली उसे मॉनिटर कर रहे हैं और कर रहे हैं काम. अब यहां पर क्या होता है फीडबैक कंट्रोल के अंदर, नाउ दिस कंट्रोल टेक्स प्लेस वंस द एक्टिविटी हैज बीन डन. तो अब करेक्टिव एक्शन अगर तैयार है कर लेना है तो हम प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो हम अब करेक्टिव मेजर्स आगे के लिए लेंगे कि फ्यूचर में अगर यही चीज दोबारा करनी पड़ेगी तो वी विल बी टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, मैनेजर प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्लानिंग एफर्ट. जो भी मैनेजर ने प्लानिंग की थी वो कितना इफेक्टिवली हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में मैनेजर को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Enhance employees motivation by providing them with information on how well they are doing. इससे मैनेजर को जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो अपने टीम्स को जाके बता देता है कि हाँ जी आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हमें काम के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है. Is it clear to every student here so far? बेटा सबको सब चीजें क्लियर हैं? Good. Good. Now we are moving ahead. टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखिए, हाँ ये मैं असल में डायग्राम यही वाला चाह रही थी पहले, चले शुक्र है आगे है. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. अब आप ये देखें कि कहां पर कौन सा काम हो रहा है. कॉन्करेंट का मतलब होता है जब काम हो रहा होता है
तो वो तो सिर्फ प्रोसेस को मॉनिटर करने में हो सकता है। फीड फॉरवर्ड, अब आप पहले से प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यू एक्चुअली आर नोइंग एंड यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि इस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको हम इस तरह से ओवरकम करेंगे। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एक्चुअली इन द इनपुट फेज। फीडबैक कंट्रोल वाला सिस्टम ऑफ कोर्स जब काम एक्टिविटी हो चुकी है, यानी आउटपुट जनरेट हो चुका है, तो यू सी कि ये तीनों कहाँ पर कंट्रोल्स लग रहे हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इनपुट पे लगेगा, concurrent control is only possible with the process, and feedback control is only possible with the output. Is it clear to the students? And this was the diagram which I was looking कि वहां पर मैं आपको बता दूं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट किस तरह से हो रहा होता है और कंट्रोल कौन सा कहां पर लग रहा होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से जो है वो काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात ही नहीं हो रही है ना बेटा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का देखें, ऑफ कोर्स फीडबैक के अंदर डेविएशन है, एक्टिविटी हो चुकी है, अगली दफा के लिए हमें प्रिपेयर करना बेहतर हो सकता है। तो देयर कुड बी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन ऑन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। आपके इनपुट के अंदर भी हो सकता है, कॉन्करेंट के अंदर भी हो सकता है, फीडबैक के अंदर भी हो सकता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हर जगह रहेंगे ना, हर किस्म के कंट्रोल सिस्टम में होंगे। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो अपनी टर्मिनोलॉजीज खामोखा मिला के लोगों को मजीद कंफ्यूज ना करें। स्टिक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ये तीन टाइप्स के कंट्रोल हैं जो तीन फेजेस ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगते हैं। इनपुट के ऊपर फीड फॉरवर्ड लगता है, कॉन्करेंट प्रोसेस के ऊपर लगता है, और फीडबैक कंट्रोल आपके आउटपुट यानी फाइनल आउटपुट के ऊपर, प्रोड्यूस्ड आउटपुट के ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेसिकली बात हो रही है कि फाइनेंशियल कंट्रोल के कुछ अब ये फाइनेंशियल एंड बजटिंग एनालिसिस की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं, लिक्विडिटी लिवरेज की बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज, एक एक एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी कि हमें बेसिकली हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का पर्पस है टू अर्न प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। और जो प्रॉफिट के अंदर है तो दैट उसका नेक्स्ट स्टेप होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। उसके बाद हम बात करते हैं बजट एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस तरह से, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए हमें, हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हेड काउंट होता है, डिविएशंस होंगी तो डिविएशंस को कैसे ओवरकम करना है, कितना डिविएशन, कितना परसेंट डिविएशन इज इग्नोरेबल एंड एक्सेप्टेबल, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लिक्विडिटी जो है वो करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमारे पास कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। इनमें कोई आपको इन डेप्थ में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये कोई अकाउंट्स का पेपर या कोई बैलेंस स्टेटमेंट बनाने की बात नहीं हो रही है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि देखिए कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरह से तैयार हो रही है और हमें अपने फाइनेंसेस को भी किस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट बजट किस तरह से फिक्स किए जाते हैं, बजट्स एलोकेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसा, लिक्विडिटी फ्लो, इनफ्लो ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, किस तरह से मैनेज किया जा रहा होता है। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ऑल कंट्रोल, ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इसमें कोई इन डेप्थ इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हो सकती है यू मस्ट नॉट बी फेमिलियर विद, स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट एन कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो जस्ट इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको समझो, दैट्स इट। आई रिमेम्बर जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और मेरे सामने ये सारे वर्ड्स आ गए थे, जब मैं एमबीए करने गई तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, लायबिलिटी भी है, अच्छा तो एसेट भी है। सो यू नो इसमें हमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी, पैसा, ये सिर्फ फाइनेंसेस की बात ही हो रही है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इसको इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो मनी को कंट्रोल करना, मनी का इनफ्लो कंट्रोल करना भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी, प्रॉफिट जनरेशन, पैसा बनाना, एक्टिविटी, सेल्स और इन्वेंट्री को कंपेयर करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स, जितना हमने सामान बेचना है, इन्वेंट्री क्या बेचना है भाई, कितने प्रोडक्ट्स हैं, पर हेड काउंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ओवर टोटल सेल्स,
कितनी प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन को कभी कभी हमें रिड्यूस भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जितनी भी आउटलेट्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करके इवन एट ब्रेक इवन पॉइंट पे भी बेच रहे हैं चीजें, बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द स्टफ, दे डोंट हैव प्लेस टू स्टोर दैट, ठीक है। और वो पूरा जो उनका साइकिल है फाइनेंशियल, वो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो वो सेल भी ब्रेक इवन पॉइंट पे भी निकाल देंगे, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इवन फॉर द क्लासेस वी आर नॉट श्योर। रीजन बीइंग पीएसएल कल खत्म हो गया है, तो अब जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना होगा दैट विल दे विल कम अप विद इट। तो ये था बेसिकली पीएसएल की वजह से लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन पे हम नहीं जा रहे थे, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अंदर बेसिकली हम अपनी अर्निंग्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अर्न किस चीज को करते हैं हम? अपना इनकम, अपनी प्रॉफिट को अर्न कर रहे होते हैं। टाइमिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अभी बोला कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे भी बेचेंगे। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट पे बेचेंगे? क्योंकि टाइम जो है वो पिछले साल की सर्दियों का स्टफ इस साल की सर्दी में निकल रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। हम शॉप कितना करते थे ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं प्रेफर करते बाय करना, ठीक है। सो वी until unless we try it we cannot, so trying again in this scenario is not something a good, excuse me, अल्लाह माफ करे, लगता है। Anyways, I'm so sorry, guys, but I cannot help the situation. Anyways, timings, income, and expenses to enhance current financial results, which gives an unrealistic picture of the organization financial performance. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी पूरे साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, उसने किस क्वार्टरली या सेमी एनुअली, एक टाइम जोन हम फिक्स कर लेते हैं, लेट्स कीप इट सेमी एनुअली, यानी साल में 2 दफा हम इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, जून कर लें और दिसंबर कर लें क्लोजिंग के हिसाब से, बुक कीपिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें इससे क्लियर पता चल जाता है कि हम कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर है, हम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है भी कि इस साल हमें लॉस हो गया है। कभी देयर आर चेंजेस इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, तो कंपनी जो है वो उससे भी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लियरली स्टेट करेगी। फॉर एग्जांपल टैक्स परसेंटेज चेंज हो गई है, पहले 10% थी या 14% हो गया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल। तो ये लॉ या रेगुलेशन जो है, यू हैव टू स्टेट इट वेरी क्लियरली ऑन योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब टूल्स जो कि हम मेजर करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, तो बैलेंस स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो है बेसिकली आपके 4 एरियाज को कवर करेंगे: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड पीपल, इनोवेशन, ग्रोथ एंड एसेट। पीपल, ऑफ कोर्स, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस एम्प्लॉइज। तो फाइनेंशियल, पैसा; कस्टमर, जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं; इंटरनल प्रोसेस, प्रोसेस क्या हमारा स्मूथ है, जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉइज। इन चीजों को हमारा स्कोर कार्ड कंपेयर करता है, and that is how we measure the performance कि yes, the company is doing well or the company needs to make some changes, company needs to bring in some changes। तो ये होगा। अच्छा बच्चों, क्लास में 10:30 तक कंटिन्यू करती हूँ बिकॉज विद दिस फ्लू एंड फीवर यू सी आई नीड टू गो एंड टेक सम स्टीम आफ्टर एवरी आवर और 2 ना। सो थोड़ा सा मुझे जो है वो प्रॉब्लम दोबारा छीके वीके शुरू हो रही है। सो 10:30 तक वी हैव 20 मोर मिनट्स, तो जब तक हम इसको कवर करते हैं जहाँ तक होगा, तो 10:30 पे मैं क्लास ऑफ करती हूँ। एंड इंशाल्लाह आई होप नेक्स्ट वीक मेरी हालत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, और जबकि आई गेट ऑल वेल, जस्ट कीप मी इन योर प्रेयर्स। I'm sure, yeah, that's okay. I'm sure it's not like because मुझे ये साइनस का इशू है, so please don't take it wrong करो ना, शरोना नहीं है मुझे, because मेरा टेस्ट वे सब सही है, even sense of smell or no body pain, nothing, so I'm all okay। but क्योंकि मैं वैसे भी बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकल रही होती हूँ, और public places में I usually I'm following all SOPs, and you also guys stay safe, do keep your mask and gloves when you're out so that you stay safe, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज्यादा फैल रहा है कोरोना, so we need to be little careful। anyways, वापस आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड बुलेट को मैं रीड कर रही हूँ, प्लीज बी विथ मी। इज इंटेंडेड टू emphasize that all of these areas are important to the organization success and that there should be balance among them। जो ये 4 एरियाज हैं, these are the key factors for any organization for its existence। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि पैसा किधर से आ रहा है। विदाउट मनी नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली सर्वाइव।
हम किसके लिए बना रहे हैं? हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बना रहे हैं, ठीक है। इंटरनल प्रोसेसेस, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपके प्रोसेस ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग है, उसको कवर करेगा। एंड पीपल, ऑफ कोर्स, विदाउट एम्प्लॉइज योर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 पार्ट्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन द सक्सेस एंड एज वेल एज इन द फेलियर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक पार्ट भी आपका कमजोर पड़ जाएगा, द ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर बी एबल टू बी सक्सेसफुल, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं बेटा। इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ये टूल होता है मैनेजर के पास कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को भी जरा सा मॉनिटर करें, एज अ टूल टू हेल्प मैनेजर्स कंट्रोल अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। अब क्या है, अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मॉनिटर रखें। फॉर एग्जांपल, आपने ये देखा होगा कि हमेशा पेप्सी एंड कोक आर द कंपैरेटर, उनमें से किसी एक की प्राइस बढ़ती है, दूसरा दूसरा फॉरन से कॉपी कर लेता है। कोक स्टूडियो, देन अगेन बैटल ऑफ द बैंड्स। सो यू सी, एक दूसरे की स्ट्रेटजीज को जरा सा मॉनिटर करते हुए दे हैव टू कम अप विद न्यू प्लान्स। अगर तुम ये देखो को कोक स्टूडियो बाद में, सबसे पहले बैटल ऑफ द बैंड्स पेप्सी ने स्टार्ट किया था, then years ago, and then you know the Coke Studio season 10 तक तो पता नहीं कितना, अब कितने seasons हो गए, and then the Battle of the Bands even came back. So this is how, you know, they are striving, really struggling very hard in order to capture the market share. के कोक के यूजर्स जो हैं, जो कोक के कस्टमर्स हैं, वो पेप्सी की तरफ ना जाएं, जो पेप्सी के कस्टमर है वो कोक की तरफ ना जाए। सो इट्स, यू नो, हालांकि दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट कोक पीने वाले को फौरन ब्लाइंड टेस्ट करके देखो, फौरन पता चल जाएगा कि कोक किस ग्लास में और पेप्सी किस ग्लास में, ठीक है। मैनेजर्स नीड राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड इन द राइट अमाउंट, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर सके। या अभी जैसे मैं इसको कह रही हूँ, कोविड इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी या, बट दिस इज अ फैक्ट कि अभी अगर किसी ने वैक्सीन बना ली ना तो बस समझने, वो तो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। आप ये देखें ना कि जूम के शेयर प्राइस कितना बढ़ गए रातों रात। So because even I conducted few of the training sessions using Zoom. तो this, you know, this is how things work कि कोई भी चीज की अगर डिमांड है कोई, तो आप उसको सप्लाई करने के लिए आप उसको अगर कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं, so people will be using it, why not? As an organization area that managers need to control, अब मैनेजर को कुछ एरियाज को कंट्रोल करना होता है। मैनेजर मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिक्योर कंट्रोल इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए। अब मजे की बात बताती हूँ। हमारे R&D का डिपार्टमेंट होता है। R&D डिपार्टमेंट स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोक का R&D और पेप्सी का R&D बहुत पॉसिबल है एक ही कंपनी के पास हो। दैट कुड बी आफ्ताब एसोसिएट्स और AC निल्सन। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनीज हैं, ठीक है। दीज आर द पीपल रिसर्चर्स कि व्हाट इज देयर इन द मार्केट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, राइट। तो अब अगर पेप्सी की कोई स्ट्रेटजी है, वो यूजुअली आउटसोर्स करने में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होती है R&D को, या आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन को आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करने का मतलब होता है मेरे पास उतना अच्छा एड बनाने के लिए टीम और रिसोर्सेज नहीं थी, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया। उन दे आर मोर नॉलेजेबल, दे आर मोर एक्सपर्ट, दे हैव मोर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, तो मैंने वो अपना एडवर्टाइजमेंट उनको आउटसोर्स कर दिया, बिकॉज दे विल ब्रिंग एंड मेक अ बेटर एडवर्टाइजमेंट फॉर माई कंपनी, माई प्रोडक्ट, रादर देन आई कैन। बट होता क्या है, when I give the control to the third party, they might leak my information to my competitors. That is how you need to keep an eye and you need to keep it protected कि कोई भी problem ना हो। एक मिनट guys। ठीक है जी। तो ये आपने कंट्रोल रखना होता है, आपने नजर रखनी होती है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लीक होकर के आपके कंपेटिटर के पास ना चली जाए। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यहां तक कोई कंफ्यूजन?
Any confusion? Any question? Okay, good. That's good. Excellent. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हमारा हमारा जो डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम MIS के अंदर मेंटेन करते हैं, जिसको हम नेम करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. अब ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज होता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हासिल करनी होती है, हम MIS के अंदर डाटा डालते, डिटेल डालते हैं, और हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स आ जाती हैं. अब यहाँ पर डाटा एंड अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फॉर्म के अंदर, डाटा में और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है? डाटा इज रॉ फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेबल वे, प्रेजेंटेबल फॉर्म. ठीक है. डाटा इज रॉ, इसके ऊपर हम अनएनालाइज्ड फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं. इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेबल. ठीक है. तो डाटा, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर मुझे कोई भी काम करना होता है, मैंने बहुत सारा डाटा डाला हुआ है. ठीक है. अब इंफॉर्मेशन वो होगी जो मैं प्रेजेंट करूंगी इन फ्रंट ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां तक बच्चों? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव बच्चों? अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करते हैं? बेंचमार्किंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेंचमार्क का मतलब ही यही होता है कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू, आपने एक स्टैंडर्ड अपने लिए खुद सेट किया हुआ होता है. अभी यहाँ पे मैं बड़ी फनी एग्जांपल देने वाली हूँ. शाहिद आफरी जी ने अपने लिए एक बेंचमार्क खुद सेट किया था फॉर अचीविंग और स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी, राइट? उस बेंचमार्क को वो खुद ही दूसरी मर्तबा मीट नहीं कर सके. ठीक है. बेंचमार्क इज योर ओन स्टैंडर्ड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विच यू सेट फॉर योर ओन सेल्फ फॉर द फ्यूचर. कि एक दफा आपने ये काम कर दिया है ना, तो आप दोबारा भी ये काम करेंगे, बट वो उस बेंचमार्क को मीट करना अगेन आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बेंचमार्क द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस अगेंस्ट विच टू मेजर एंड कंपेयर. अब उनका जो कंपैरिजन है वो उनकी उस बेस्ट परफॉर्मेंस से किया जा रहा है. इसी तरह एम्प्लॉय अपना बेंचमार्क खुद सेट करते हैं, और उनका कंपैरिजन उनके बेस्ट परफॉर्मेंस से किया जा रहा होता है कि यस, लास्ट ईयर यू प्रोड्यूस दिस मच एंड दैट्स योर बेस्ट एवर सेल्स प्रोड्यूस्ड और डन. सो व्हाई इज दिस नॉट पॉसिबल नाउ? सो उसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं. मे बी यू आर यंगर एंड नाउ यू आर नो मोर दैट यंगर, और मे बी यू आर अनवेल. तो आपने अपना बेंचमार्क खुद ही सेट कर दिया है. ठीक है. बेंचमार्किंग के अंदर is the search for the best practice among the competitors and non-competitors that lead to their superior performance. सुपर डुपर परफॉर्मेंस के लिए आप अपने कंपैरेटर्स एंड नॉन कंपैरेटर्स दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस को पिक कर रहे होते हैं, एंड यू सेट दैट एज अ बेंचमार्क. दिस इज व्हाट आई नीड टू एक्वायर और आई नीड टू अचीव. is a control tool for identifying and measuring specific performance gaps and areas for improvement. स्पेसिफिक गैप्स देखिए, आइडियली हमें जो डिजायर्ड होता है उसके अंदर और एक्चुअली जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमेशा गैप होता है. गैप का मतलब है डिफरेंस. गैप जितना कम होगा उतना इग्नोरेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है. गैप जितना बढ़ जाता है उतना खतरनाक हो जाता है, और उतना हमें इम्प्रूव करने की जरूरत होती है. वी यूजली फिल इन द गैप बाय acquiring training and development, or maybe by changing or correcting the what do we say, standards. तो ये जो बेंचमार्क है ना, बेंचमार्क के स्टैंडर्ड को भी कभी कभी चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है टू फिल इन द गैप. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो. If any one of you have any question, please beta ask me now. Uzair Nadeem, were you late today and why? या आप कितने बजे से हैं हमारे साथ? 9:45 से तकरीबन. Any question if any one of you have, please पूछ लो मुझसे. Alright, 9:05 से मैम, that's good. तो you आपको बेटा सब समझ में आ रहा है? कोई सवाल तो नहीं आपके पास उजैर?
चलिए जी, बेंचमार्किंग सबको समझ में आ गई। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कंट्रोल के कॉन्टेम्पररी इश्यूज भी होंगे, जहां पर अब तक सब कुछ अच्छा अच्छा पड़ा है कि कंट्रोल बहुत अच्छा है, अब कोई साहब डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे, जंप ऑन टू डिसएडवांटेज करते। देखिए, जब हम कोई चीज की बहुत सारी तारीफें पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस कल्चरल इश्यूज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज डायरेक्ट कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ लोकल ऑपरेशंस। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे अगर हम बात करते हैं, जो तुम लोगों ने अभी कुछ अरसे पहले कराची के अंदर मॉनसून सीजन के अंदर बारिश देखी, उसके अंदर इंटरनेट बंद हो गया, उसके अंदर बिजली बंद हो गई। ठीक है, लोग कहीं आ जा नहीं सक रहे थे। आपने देखा कि वो पूरा हफ्ता 10 दिन जो है वो किस तरह से लॉस मीट करने की जरूरत पड़ी। इवन माई कार मेट एन एक्सीडेंट एंड आई टू कवर दैट, वो तकरीबन 12-15 हजार मुझे अपनी, हालांकि आई हैव अ सुजुकी लाइक ऑल्टो, बट उसको भी करने में वो चेजेस, वो इतना गहरा गड्ढा था कि वो मैं उसको गुजार तो गई, शुक्र गाड़ी बंद नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त टेंशन मुझे ये थी कि गाड़ी ना रुके। तो वो मैंने एक सेकंड गियर के अंदर स्पीड डाल के निकाली, तो वो एक टक्कर, मतलब एक गड्ढे के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रोड इतने टूट चुके थे पता ही नहीं चला था, और उस रोड से मैं रोज गुजरती थी। आई वाजंट नोइंग कि वहां पे वो ये हालत हो गई है। तो वो चेसेस उसके हिल गए, तो उसको पुल करवाने के लिए मुझे पूरा खर्चा करना पड़ा। वो एक काम होता है तो आपको पता है कि फिर पुरानी गाड़ियों के अंदर काम से काम निकल जाता है, टोटल के अंदर मुझे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ गया। तो अगेन वो एक, मैं इसको टेक्नोलॉजी से तो बात नहीं करूंगी, लेकिन देखें ये वो चीजें होती हैं एनवायरमेंट के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है, पेस्टल। ठीक है, सो एनवायरमेंट भी आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, ये आपके हाथ में नहीं है। बारिश हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सिस्टम आपका क्रैश हो गया, हैकर ने हैक कर ली इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट हेल्प द सिचुएशन। ठीक है, तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं आपके पास। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री के अंदर आप जाके ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री के रूल वहां पे जाके इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जिस भी कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपने उस कंट्री को उसी के हिसाब से टैक्सेस पे करने होंगे, और उसी के हिसाब से आपने काम करना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर पीएनजी एंड यूनिलीवर आके ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री को वो टैक्स दे रहे होंगे, टैक्सेशन वगैरह जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी कंट्री के हिसाब से लगेगा। डिफिकल्टी विद द कंपैरेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कंपैरेटिव डाटाज होंगे। ठीक है, और बेसिकली आपको कभी कभी डिफिकल्टी भी होगी कि हाउ टू कलेक्ट द डाटा, हाउ टू डू द कंपैरिजंस, कैसे मेंटेन किया जाए इसको। तो बेबी, इवन इफ यू सी के प्रोडक्ट के अंदर आपको चेंजेस लानी होंगी, फॉर एग्जांपल वन सोप in the western country might be requiring more moisturizing because of the dry weather, but in the eastern countries अगर आप देखें तो already, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, so they don't need to, एक ही प्रोडक्ट आपकी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड द इंपोर्टेड गुड्स। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टूथपेस्ट इवन, तो दोनों के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लो। प्रॉबेबली आज यहीं तक मैं रखती हूँ, या लेट मी जस्ट सी कि अगर एक छोटा सा टॉपिक है तो वीकेंड या कंटिन्यूएशन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको लास्ट स्लाइड इसको रखते हैं, इसको कंटिन्यूएशन वाली स्लाइड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि ये एक चीज हमारी, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस कंसर्न की। बेसिकली वर्क प्लेस के अंदर क्या होता है कि हमने अपनी कुछ जगहों पर प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। मॉनिटरिंग के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्राइवेसी इंट्रूड हो रही हो। फॉर एग्जांपल ईमेल, टेलीफोन जो है उसके अंदर आपको बहुत ख्याल रखना होता है। कोशिश ये करें कि ऑफिशियल ईमेल के ऊपर पर्सनल ईमेल्स आए ही नहीं। टेलीफोन कॉल्स जो है वो ड्यूरिंग दी आप ऑफिस आवर्स पर्सनल कॉल्स ना करें, अवॉइड करें। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इतना कोई भी पर्सनल स्टफ ना रखें कि कोई और एक्सेस आपके मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल आई विल बी वेरी डेडली ऑनेस्ट, होता क्या था, यस मैंने खुद ही अपने आईटी वालों को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि फायरवॉल लगा दो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर।
Why? Because office hours के अंदर most of my employees were involved in stalking the Facebook and using the WhatsApp, which is actually not good. तो हमने firewall लगवा दी. तो we restricted them for using the internet for their personal use. अब यहाँ पर थोड़ा सा productivity के ऊपर basically we were why did we do that? Because we were focused towards the productivity. काम सफर कर रहा था. कुछ हमारे पास एचआर के अंदर कंप्लेन्स आ रही थी फॉर harassment, लाइक पीपल टेक्सटिंग ईच अदर आफ्टर द ऑफिस आवर्स. सो ये कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस हो जाती हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लैक हो जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है वो आप थोड़ा सा सफर होने लगता है. यानी फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने मोबाइल फोन दिया हुआ है, आपको पैकेज दिया हुआ है, आपकी सेल्स की जॉब है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल मैसेजेस और अपने पर्सनल कॉल्स उस फोन को यूज करते हुए कर रहे हैं. सो दैट इज व्हेन यू are using it in a wrong way for your own personal use. So that is not actually acceptable. So we need to keep a monitor, check and balance on it. ठीक है. Employee theft, unauthorized taking of company's property by employees for their personal use. जैसे इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि employee theft हो जाएगा, but हाँ फ्यूल के अंदर हो सकता है कि फ्यूल फॉर एग्जांपल आपको 100 लीटर्स जो है वो दिया जा रहा है और आप जो है वो फैमिली को लेके हैदराबाद का टूर लगा रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, तो दैट इज यू आर मिसयूजिंग द फैसिलिटी गिवन टू यू. ठीक है. वर्क प्लेस वायलेंस के अंदर क्या हो सकता है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा हो, आप आउटबर्स्ट हो रहा हो, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी वजह से दूसरों की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो रही हो बिकॉज ऑफ योर वायलेंट बिहेवियर. सो इन चीजों को भी आपने वर्क प्लेस के ऊपर जहन में रखना होता है. दीज आर द प्रॉब्लम्स, फ्यू ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द वर्क प्लेस. सो आई विल बी कीपिंग इट टिल हियर टुडे. फिर हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. इज इट ओके गाइज? या प्रॉबली. ठीक है. इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. प्लीज रिमेंबर द स्लाइड. 2-4 बच्चों को मैं बता रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ. स्लाइड नंबर 34 ऑफ चैप्टर नंबर 17. ठीक है. चैप्टर नंबर 17 का स्लाइड 34 अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे. प्लीज रिमाइंड मी, जब मैं शुरू में पूछूं तो मुझे याद दिला दीजिएगा. थैंक यू सो मच. कोई सवाल किसी बच्चे को है तो कर लो. ऑल डन? गुड. थैंक यू सो मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज. कहाँ है? लीव मीटिंग.